Hi everyone, welcome back to my channel. I am Priyanka and from today I am starting with Advanced Account Lecture Series. That is मैं every week आप लोगों के लिए एडवांस अकाउंट्स की एक टॉपिक लेके आऊँगी which will help you to practice certain MCQs बिकॉज कोविड के वजह से फ़िलहाल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. So my intention is to help you in your preparations in that area. क्योंकि एकदम से क्या हो गया है कि आप लोगों को आदत थी कि बड़े बड़े आंसर्स लिखने की, ऑल ऑफ अ सडन आपको रिड्यूस कर दिया है 4 ऑप्शंस पे. तो इस यहाँ पे हमारा जो डाउट है या हमारा कंसर्न है इट इज़ रिलेटेड टू कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहाँ से पिक होंगे. तो यर आई एम टू मेक श्योर कि आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छे से हो, आप लोगों को कोई डाउट्स ना रहे, आपको सभी कॉन्सेप्ट एडवांस अकाउंटिंग के बहुत अच्छे से आई विल इन अ सिंपल वे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज. And but for that you have to subscribe to this channel and hit the bell icon so that you will keep getting notification as and when I'll upload the video. Okay, so every week stay tuned on my channel. I'll come up with new topics from advanced accounting. So the my very first topic is IFRS. मैंने IFRS इसलिए पहले ही ले लिया क्योंकि एक बहुत मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि IFRS इज़ अ वेरी टफ टॉपिक और फिर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं विच इज़ द बिगेस्ट स्टूपिडिटी एनी स्टूडेंट कैन कमिट. क्योंकि अगर हम MCQ के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग है. इस टॉपिक में आपको क्या पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू डेट्स, दे कैन आस्क यू ईयर्स, एब्रीवेशन या फिर IFRS 4 क्या है, 16 क्या है, ऐसी तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक में. सो ये बहुत इजी है आपको लर्न करने में, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट ऐसा नहीं है. सो मेक श्योर यू डोंट स्किप दिस टॉपिक. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल टॉपिक इफ़ यू गिव लिटिल हार्ड वर्क. थोड़ा सा इसको समझ लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, इसके थोड़े से कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रैम करनी पड़ेगी. मतलब लर्न ऐसा कुछ है नहीं कि बस समझ लिया तो हो गया, थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो रट्टा कर मारना पड़ेगा क्योंकि इसमें डेट्स वगैरह होती हैं. बट डोंट वरी, हम वो भी आज कवर करेंगे एंड आई विल मेक श्योर कि यू डोंट फॉरगेट योर डेट्स, योर ईयर्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज लेक्चर. IFRS. देखो, बिफोर वी रीड दिस कंटेंट लेट मी स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग यू. हमारे इंडिया में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, राइट. देर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए हैं? ICAI ने, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. अब IFRS इज़ नथिंग बट स्टैंडर्ड्स. ये भी यही स्टैंडर्ड्स है लेकिन ये हम इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लोगों को समझ में आएंगे? नहीं. दूसरे कंट्री के लोग हमारे स्टैंडर्ड्स क्यों पढ़ेंगे, राइट? तो उनको हमारे स्टैंडर्ड्स समझ में नहीं आएंगे, हमको उनके नहीं समझ में आएंगे. तो यहाँ इंटेंशन यही है कि हम एक कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज निकाले बिजनेस पर्पस के लिए जो सभी देश में सभी लोगों को समझ में आए, राइट. दैट इज़ व्हाट IFRS इज. So let's read once. IFRS are standards which sets out procedure that an entity must follow for preparing its general purpose financial statement. देखो, मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्टैंडर्ड का मतलब अगर बताऊँ तो इट इज़ तरीका. यानी IFRS एक तरीका देता है आपको कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं. उस तरीके के हिसाब से आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको यानी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी और बिजनेसेस, इन लोगों को जब ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे इनको IFRS के हिसाब से बनाने हैं. क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड allows organization to compare IFRS supported financial statement with greater ease. जब सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही तरीके के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, राइट. अब मुझे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड का कोई बच्चा है और कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, क्या आप इन लोगों को कंपेयर करोगे? नहीं. कॉमन बात है कि कॉमन सेंस की बात है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th के बच्चे को आप कंपेयर नहीं करोगे. आप 10th के बच्चे को 10th के साथ ही कंपेयर करोगे. सो दैट इज़ व्हाट IFRS इज सेइंग कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो कंट्रीज़ के सेम होंगे
तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, और उनके जो कंपनी अकाउंट्स है, उनकी जो फाइनेंशियल डेटा है, उनकी जो फाइनेंशियल लेवल है कि मतलब क्या स्टेबिलिटी है उनकी, या क्या कैसी परफॉर्मेंस है, ये हम तभी समझ पाएंगे जब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सेम होंगे। अभी इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूके का कोई पर्सन समझ पाएगा क्या इसको? नहीं, उसे इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आईएफआरएस को फॉलो करके ये बनाए तो डेफिनेटली उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी। IFRS इज़ अ कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अफेयर्स। मैंने ये आपको बताया, हम चाहते हैं कि एक कॉमन लैंग्वेज बने बिजनेसेस के लिए, ताकि ये वर्ल्ड वाइड सबको समझ में आए, सो दैट कंपनी अकाउंट्स आर अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल, ताकि हम उसे अच्छे से समझ पाए और उसे कंपेयर कर पाए। नाउ बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट कि IFRS में क्या क्या आता है, एक बार हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इफ़ वी टॉक अबाउट IFRS, इट वॉज अर्लियर नोन एज IAS, दैट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्लीज़ इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मत बोलना, और अगर MCQ में आता है तो गलती से IAS को इंडियन मत सा कर लेना, इट्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड IAS was issued between 1973 to 2001। ये जो IAS है, ये जो कब आया था, ये 1973 में आया था और 2001 तक इशू होते रहे। किसने इशू किया था इसे? IASC ने किया था। ये सारे एब्रीवेशंस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ MCQs। ये सब आपको पूछे जा सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से लर्न करें। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, तो ये जो कमिटी है, इन्होंने ये IAS बनाया था 1973 में। तो IAS के जितने भी गाइडलाइंस, रूल्स, प्रोसीजर होते थे, वो कौन बनाता था? वो बनाता था ये IASC। अब ऑन 1 अप्रैल 2001, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, रिमेंबर इट्स अ बोर्ड, टुक ओवर IASC। तो बोर्ड ने जो है वो कमिटी को टेक ओवर कर लिया, IAS को हटा के IFRS कर लिया। तो एक बार इसको समराइज़ करती हूँ मैं एक अच्छे से इसमें। ओके, ये शुरुआत कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी केम अप विथ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स इशू होते गए 2001 तक। In 2001, on 1st of April, International Accounting Standard Board, remember board, took over this IASC and formed IFRS। यानी इस IASC को हमने IAS को हमने IFRS में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको अच्छे से, इसके डेट्स, इसके एब्रीवेशंस लर्न करना, इट्स वेरी इजी, एंड दीज मे बी आस्क्ड इन एग्जाम्स एंड यू कैन स्कोर रियली वेल ऑन दिस क्वेश्चंस। ये बहुत इजी है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, वाई वी हैव टू फॉलो दिस IFRS। हमें IFRS क्यों फॉलो करना है? The point of IFRS is to maintain stability and transparency across the world। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिया के, जब यूके वाले कोई समझ पाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि उन्हें क्लियरली ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या दिखा रहे हैं, हमारी कंपनी अकाउंट्स क्या शो कर रही है, हम फाइनेंशियली कहाँ पे है, ये सब क्लियरली उन्हें समझ में आएगा। दैट इज़ वी आर कीपिंग अ ट्रांसपेरेंसी व्हेन वी आर फॉलोइंग IFRS। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस तरीके से IFRS बनाए, इस स्टैंडर्ड से बनाए कि वो दूसरे कंट्री वाले लोगों को भी समझ में आए। यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब लोग मिलके एक ही तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, सो दैट हमें कंपैरिजन में ईजीनेस होगी। जब सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही तरीके के हैं तो क्या होगा कि वो हम भी समझ पाएंगे, कोई और कंट्री वाला भी समझ पाएगा, किसी और कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम भी समझ पाएंगे, हम कंपेयर कर पाएंगे उन दोनों के बीच में कि कौन कितना आगे है, कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, ऑल दैट। एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। अब हाउ रिडक्शन इन कॉस्ट? See, I'll give you an example. There is a company X. Okay, there is a company X. This company has
इट्स बिजनेस, इसका जो बिजनेस है वो है कंट्री ए में, कंट्री बी में एंड कंट्री सी में। ठीक है, दीज आर कंट्री, और ये कंपनी है, इसके अपने बिजनेस इस कंट्री में है, इस कंट्री में है, इस कंट्री में है। जाहिर सी बात है कि सब लोग अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते होंगे अपने अपने बिजनेसेस की, और ये एक ही कंपनी के हैं। हाँ, नाउ ये जो ए कंट्री है, ये इसके अपने रूल्स होंगे, अपने स्टैंडर्ड होंगे, उस हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फॉर दैट वी विल रिक्वायर उस टाइप का कोई एक्सपर्ट जिसे इस कंट्री ए कंट्री के रूल्स पता हो। सेम विद बी कंट्री, हमें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे तो इसके कंट्री के रूल्स और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमें एक्सपर्ट लगेगा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। एंड सेम विद दिस कंट्री, कंट्री सी, हमें यहाँ पे एक्सपर्ट लगेगा जो इसके हिसाब से बनाएंगे। ना देखो, ये एक एक्सपर्ट, ये एक एक्सपर्ट और ये एक एक्सपर्ट, हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स को हायर किया है टू मेक आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़। एंड फिर फाइनली जब हम इन तीनों को कंपेयर करना होगा कि भाई मेरा कौन सा वाला बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो देखो वहाँ पे मुझे और एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक्सपर्ट हु विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्री। सो इमेजिन द कॉस्ट, मेरा कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, मेरे एक्सपेंडिचर्स कितने बढ़ रहे हैं। सो अगर ये सब हटा दो और ये सब ए कंट्री, बी कंट्री हो या सी कंट्री हो, और ये सब मिलके अगर IFRS का इस्तेमाल करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, तो सो मच कॉस्ट कैन बी reduced. That is the intention of following IFRS, to reduce our cost. ठीक है, it's a very simple objectives. Now let's move ahead with IFRS followed by, अब IFRS जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ फॉलो करती है, कौन सी कंट्री नहीं कर रही है। IFRS is used in many countries including those in European Union, South America and Asian countries, but the US uses GAAP. अब जो कंट्रीज़ है, मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको डेटा देती हूँ। 120 कंट्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली राइट नाउ वर्ल्ड वाइड आर यूजिंग IFRS। वो IFRS को फॉलो करते हैं, जिसमें से ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ से आती है, यूरोपियन यूनियन से आती है, साउथ अमेरिका से आती है एंड एशियन कंट्रीज़ है। लेकिन ये जो यूनाइटेड स्टेट है ये गैप को यूज़ करता है, इट इज़ यूजिंग गैप, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। Now what is GAAP? It is a rule based system is the accounting method which is used in United States. देखो, एक है गैप, एक है IFRS। ये जो गैप है ये होता है रूल बेस्ड, और ये IFRS होता है प्रिंसिपल बेस्ड। डोंट फॉरगेट कि ये गैप है रूल बेस्ड और ये है प्रिंसिपल बेस्ड। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इसका बेसिक डिफरेंस है। IFRS जो है वो गैप से थोड़ा लेस डिटेल्ड होता है, एंड IFRS में देयर इज़ अ स्पेस टू इंटरप्रीट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो डो नॉट फॉरगेट कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज़ गैप विच इज़ यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स IFRS को फॉलो नहीं करता है, वो गैप को करता है, एंड गैप रूल बेस्ड होता है एंड IFRS ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है। IFRS comprises of, now IFRS में क्या क्या आता है। एक तो IFRS कब आया था, 1 अप्रैल 2001 में आया था। तो IFRS स्टैंडर्ड्स इशूड आफ्टर 2001, जितने भी अभी न्यू 2001 के बाद जितने भी नए नए स्टैंडर्ड्स IFRS ने लेके आए हैं वो सब इसमें आते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो 2001 के पहले आए थे, जैसे 1973 से शुरुआत हुई थी ना, तो तब से 2001 के पहले जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो भी अब IFRS में आते हैं, दे डू कंप्राइज इन IFRS। देन इंटरप्रिटेशंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम IFRIC, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशंस कमिटी। तो ये जो IFRIC है ये 2001 के बाद इनके जितने भी इंटरप्रिटेशंस आए वो भी IFRS में आते हैं। स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी दैट इज़ SIC,
इशूड बिफोर 2001, 2001 के पहले जो स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी आई थी उन्होंने भी अपने इंटरप्रिटेशंस उनके भी जो है वो इसमें आते हैं. दिस वाज बिफोर 2001. एक बार बिफोर और आफ्टर कर लेते हैं. सो IFRS में क्या क्या आता है ये हम बात कर रहे हैं, राइट. सो इसमें आते हैं जो IFRS स्टैंडर्ड जो भी है जो 2000 के बाद आए हैं, 2001 के बाद आए हैं. सो दिस इज़ लाइक आफ्टर. दिस इज़ आफ्टर. वी आर टॉकिंग ओवर हियर अबाउट आफ्टर. ओके, एक बार मैं लिख देती हूँ आफ्टर, एंड दिस इज़ बिफोर. ओके, एंड दिस इज़ 2001. नाउ ओके, बिफोर में क्या आएगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी, ये आएगी बिफोर में. और आफ्टर में आएगी कि IFRS और IFRIC, ये जो है ये आफ्टर में आएंगे और ये आएंगे बिफोर में. एक बार चेक कर लेते हैं. नाउ IFRS स्टैंडर्ड इशूड आफ्टर 2001, IAS बिफोर 2001, IFRIC आफ्टर 2001 एंड SIC बिफोर 2001. सो इसको लर्न कर लेना. दीज माइट बी द क्वेश्चन दैट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एंड यहाँ पे आप अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. आपको सिर्फ बिफोर आफ्टर करके इसको लर्न कर लेना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वेरी सिंपल. All these questions are from whatever we have studied just right now. Okay, so आपको अगर एग्ज़ाम में भी कुछ और पूछ लेते हैं और आपने इतना भी पढ़ा होगा, आई कैन गारंटी यू IFRS में इससे ज़्यादा आपको फ़िलहाल ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में कुछ नहीं पूछा जा सकता है. सो लेट्स प्रैक्टिस दीज. या फुल फॉर्म ऑफ IFRS. वन टिप, जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो या एग्ज़ाम में हो, कभी भी एकदम हरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आंसर करना है. मेक श्योर कि आप चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कभी कभी वर्ड्स में गेम खेला जाता है और आपको वर्ड्स एकदम से आप एक देख के बोलोगे हाँ यही राइट आंसर है एंड देन गॉन, आपके मार्क्स वही चले गए. सो अच्छे से पढ़ो. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया कि आप कैसे चूक सकते हो. नाउ इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रूल्स स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे पहली गलती आप क्या कर सकते हो कि आपने ये देख लिया, आप एकदम से इसको टिक कर दोगे कि ये राइट आंसर है एंड यू विल मूव ऑन. बट आपने नेक्स्ट देखा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर. मेक श्योर कि आपने फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से लर्न किए हो, क्योंकि इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपका 1 मार्क्स चला जाएगा. और ऐसे आते हैं क्योंकि इंटेंशन ही यही होता है ना कि आपको कंफ्यूज किया जाए. सो मेक श्योर कि आपको एग्जैक्टली उसका फुल फॉर्म पता है एंड आप कोई भी घाई घाई में आंसर्स नहीं मार्क कर रहे हो. सेकेंड वन, डैश सेट्स गाइडलाइंस एंड रूल्स रिगार्डिंग IFRS दैट कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन फॉलो व्हेन कंपाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहे हो तो इसके रूल्स, IFRS से रिलेटेड रूल्स और गाइडलाइंस कौन बनाता है? हमने क्या कहा था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के गाइडलाइंस, रूल्स, ये सब कौन बना रहा था? कमेटी बना रही थी. अब IFRS के कौन बना रहा है? बोर्ड बना रहा है. सो IASB. सेबी ये कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी है, ये IAS के लिए गाइडलाइंस बनाती थी और ये स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड सेट्स गाइडलाइन फॉर IFRS. डन. नाउ गैप स्टैंड्स फॉर, हमने अभी पढ़ा था जस्ट. इसमें भी अब आपको ध्यान देना है कि आप क्या मार्क कर रहे हो. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जनरली अश्योर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रोग्राम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. मेक श्योर यू नो योर फुल फॉर्म्स वेरी वेल, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो ऐसा लगता है जिसको पता नहीं है ना उसको लगेगा ये सब तो सही है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, accepted and principles. Done. Let's move on to fourth multiple choice question. Approximately how many countries have adopted IFRS around the world? So just now I told you
और ये वीडियो अभी मैंने बनाई है, तो अभी के हिसाब से, अभी के जो डेटा है उस हिसाब से इट इज़ 120। तो अगर ये वीडियो आप कुछ 1-2 साल के बाद देख रहे हो तो उस समय का जो डेटा होगा वो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कोई चेंजेस तो नहीं हुए, क्योंकि यही फिगर नहीं रहेगी। ठीक है, सो राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली 120 कंट्रीज हैव अडॉप्टेड IFRS. When IASB established, when was IA इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब एस्टैब्लिश किया गया था? अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इवन दो यू नो योर आंसर्स, आप कुछ डेट्स को देख के ना आप कंफ्यूज हो जाते हो। अभी ये है 2006। ओके, सो इज़ इट 1 जून 2005? नहीं। इज़ इट 1 अप्रैल 2000 और 1 अप्रैल 2001? एंड इवन दिस इज़ नॉट द आंसर। अब इसको आप याद कैसे रखोगे कि आपको 2000 और 2001 में कन्फ्यूजन ना हो? रिमेंबर कि ये है, इतना याद रख लेना, इट इज़ 1 अप्रैल, तो 1 और 1, तो इस तरह से 2001 को याद रखना। और आपको याद रहेगा कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो 1 अप्रैल 2001 को आया था। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी, 1 अप्रैल 2001। इसको ऐसे याद रखना कि 1 अप्रैल को आया था, तो 2001 दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। वॉट वॉज IFRS प्रीवियसली नोन एज? क्या उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे? क्या उसको स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन बोलते थे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे? या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे? सो इट वॉज IFRS वॉज प्रीवियसली नोन एज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो द करेक्ट आंसर इज D. Now, 7th question. International Accounting Standard Committee was established in which year? कौन से साल में IASC आया था? तो हमने कहानी के, नॉट कहानी बट हमने एक चार्ट बना के पढ़ा था उसका। सो इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? 1973 से स्टार्ट हुई थी। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1973। ऑर्गेनाइजेशंस इन US फॉलो, हमने अभी पढ़ा था कि वो IFRS को फॉलो करते हैं, राइट? रॉन्ग, वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में अभी भी गैप को फॉलो किया जाता है, दे फॉलो गैप। एंड यूरोपियन यूनियन, साउथ अमेरिका, एशियन कंट्रीज़ जो है वो IFRS को फॉलो करती है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स गैप को फॉलो करता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ गैप। देर आर डैश नंबर ऑफ IFRS। अब जब आप एकदम से ये देखते हो ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो हमारे इंडिया के हैं, जो ICAI ने बनाए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देर आर टोटल 16 IFRS. IFRS is a principle based and GAAP is a rule based. Is it true or false? अब भी हमने पढ़ा था कि IFRS क्या बेस्ड है एंड गैप क्या बेस्ड है। तो ये इसका बेसिक डिफ्रेंसिएशन है इन दोनों का, कि IFRS जो है वो प्रिंसिपल बेस्ड है एंड गैप जो है वो रूल बेस्ड है। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको IFRS 1 to 16 जो है वो लर्न करना पड़ेगा। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे? ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ लर्न करना है। MCQ के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आपने इनमें से कुछ मेन भी कर लिए, तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। कि अगर आपको पता है कि हाँ IFRS 16 क्या है, तो यू कैन, तो अगर आपको पूछा है IFRS 2 पूछा है, तो आपको पता है कि यार 16 वाला तो ये होता है, तो यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन मूव ऑन। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 6-7 तो आपको कंफर्म पता होने चाहिए। IFRS 16 स्टैंड्स फॉर, अब नाउ आपको मैं इसका ट्रिक देती हूँ कि इसको आप लर्न कैसे करोगे। टोटल IFRS होते 16 है, और जो लास्ट वाला होता है ना 16th वाला, वो होता है लीज़। तो वो याद रख लेना कि लीज़ जो है वो एकदम आखिर में आता है। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। IFRS 16 स्टैंड्स फॉर लीज़, और इसको याद इसी तरह रखो कि एंड में क्या आता है, लीज़ आता है। दैट्स इट। इसमें कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, आपको ऐसे ही याद करना होगा। IFRS 4 स्टैंड्स फॉर, अब मैं आपको इसको एक वियर्ड सा कुछ आपको समझाऊंगी। देखो, हमारे पास होती है कार, ओके, इसी को बना देते हैं। हाँ, तो कार में ना 4 व्हील होते हैं,
1 2 3 एंड 4 व्हील्स होते हैं, और हमें कार का इंश्योरेंस लेना होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी 4 व्हील्स होती है। ऐसे मत बोलना मैं आपको बस मेमोरी टेक्निक दे रही हूँ कि 4 व्हील्स किसके होते हैं, कार के होते हैं, और हम कार के लिए क्या लेते हैं, इंश्योरेंस। तो जो IFRS 4 स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि देखो कार के 4 व्हील्स होते हैं और हमें कार का इंश्योरेंस लेना होता है, तो IFRS 4 इज़ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका हमने क्या पढ़ा था कि जो 16th वाला है दैट इज़ द लास्ट वन, और लास्ट में आता है लीज। IFRS 4 में देर आर 4 व्हील्स टू अ कार, एंड कार के लिए हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, तो IFRS 4 इज़ अ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। IFRS 9 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज़ अ वेरी मतलब छोटा सा वर्ड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसको बस याद कर लो कि IFRS 9 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। IFRS 2 स्टैंड्स फॉर, अब देखो 2, इसका आंसर है शेयर बेस्ड पेमेंट्स। इसको आप कैसे करोगे कि जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो वो आपको किसी दूसरे इंसान के साथ शेयर करनी पड़ती है, तो आपको 2 लोगों में शेयर करना होता है, तो दैट इज़ IFRS 2 स्टैंड्स फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। दैट इज़ हाउ यू कैन मेमोराइज दिस पर्टिकुलर वन। कैसे कि IFRS 2 स्टैंड्स फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट्स। हाउ टू मेमोराइज दिस, दैट अगर आपके पास कोई चीज़ होगी तो यू हैव टू शेयर इट विथ अदर पर्सन, आपको दूसरे इंसान के साथ उसको शेयर करनी चाहिए। सो IFRS 2 इज़ शेयर बेस्ड पेमेंट्स। नाउ इसी तरह आपको इसको लर्न करना है। देर आर टोटल 16 IFRS, और एक एक को आपको लर्न करना है। इसमें से जो मेन आप कर सकते हो, जो छोटे छोटे होते हैं वो करना। IFRS 1 जो है इट इज़ नथिंग बट फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS रिपोर्टिंग IFRS स्टैंडर्ड्स, तो इट इज़ जस्ट एडॉप्शन का रिलेटेड है। सेकेंड इज़ शेयर बेस्ड, जिसको मैंने आपको कहा कि कोई भी चीज़ होती है तो आपको वो दूसरे इंसान के साथ शेयर करनी है। सो जब दूसरे इंसान की बात हो रही है तो 2 शेयर। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब 2 लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे पार्टनरशिप में हमेशा क्वेश्चन होता है कि A एंड B आर पार्टनर्स, और फिर C ने बाद में एडमिशन लिया। तो याद रखना कि यहाँ हम बिज़नेस की बात करें और बिज़नेस में 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है, ओके, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन है, A+B+C। सो IFRS 3 स्टैंड्स फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। IFRS 4 का मैंने बोला था कि आपके पास कार है जिसके 4 व्हील्स होते हैं, और उसको हम और उस कार की हम इंश्योरेंस लेते हैं, तो IFRS 4। इस तरह करते करते आप लोगों को ये सब लर्न करने हैं। यू हैव टू लर्न, मेक श्योर कि आप छोटी छोटी चीज़ों को लर्न करें। आप इसको लर्न करना, IFRS 3 को करना, 4 को करना, 8 को ज़रूर करना। इनको करोगे ना तो क्या होगा कि जब ये क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है, और आपको पता है इनके भी और ये भी साथ में होंगे, तो यू विल नो कि यार इसका वाला तो ये था, इसका वाला तो 8 का तो ऑपरेटिंग सेगमेंट था, तो 6 का तो ये हो ही नहीं सकता, तो यू कैन एलिमिनेट एंड यू कैन मूव ऑन। सो यहाँ पे भी आप कौन से कर सकते हो, ये 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो, जॉइंट अरेंजमेंट। अब 1+1 क्या होता है, 1 और 1 ये दोनों जॉइंट है ना, तो जॉइंट इज़ 11। सो IFRS 11 इज़ जॉइंट, क्योंकि 1 और 1 एक साथ ला दिया हमने, तो इट्स अ जॉइंट। ऐसे करके, और लास्ट वाला जो है वो लीज, सबसे लास्ट 16th में लीज है। ऐसे करते करते यू हैव टू लर्न दिस। सो आप एटलीस्ट जो है वो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के इस लेक्चर में आई हैव completed इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड आई हैव ऑल्सो मेड श्योर कि आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम का वो पैटर्न है। इवन दो अगर अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, तो भी कोई बात नहीं, यू कैन टेक दिस टेस्ट एंड अंडरस्टैंड कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना समझा है। तो यही इंटेंशन है कि आपको जो है वो टॉपिक ठीक से समझना है, और उसके हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। सो मेक श्योर यू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बिकॉज मैं एवरी वीक जो है वो टॉपिक्स लेके आऊँगी अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग के। सो टिल देन कीप योर प्रिपरेशंस ऑन, एंड लाइक दिस वीडियो, share this with your friends, because sharing is caring,
and subscribe to my channel and hit the bell icon so you will keep getting notifications as and when I'll upload the videos. And till then, stay tuned and bye bye. Thank you for watching.